फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कितने प्रकार के स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को एक्सपेक्ट करते हैं। हमने 4 तरीके की स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को विस्तार से समझा था। एक थी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जो कि आयंस के डिफरेंस के कारण उत्पन्न होने वाली संभाव्यता थी। दूसरा था हमारा हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, जो कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर के डिफरेंस के कारण उत्पन्न होने वाले आइसोमेरिज्म थी। थर्ड टाइप जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म का। लिंकेज आइसोमेरिज्म तब ऑब्जर्व होती है जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई एक एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट होता है, क्योंकि एम्बिडेंट लिगेंड के सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ लिंकेज डिफरेंट टाइप के पॉसिबल है और उन्हीं डिफरेंट लिंकेजेस के बेसिस पर हमें लिंकेज आइसोमेरिज्म एक्सपेक्ट होती है। चौथा जो हमने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म डिस्कस किया हुआ था वो था हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें हमने देखा था कि ये पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एग्जिबिट होने वाला फिनोमेना है, आइसोमेरिज्म है, और ये इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के लिगेंड्स के परस्पर इंटरचेंज के कारण आपको एग्जिबिट होता है। आई होप आपने इन चारों प्रकार के स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू और ज्यादा बढ़िया ढंग से समझ लिया होगा और अब आप इनमें डिफरेंस कर पाने में सक्षम हो गए होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कितने प्रकार की स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक्सपेक्ट की जाती है और किन किन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये फिनोमेना हमें देखने को मिलता है, ये हमने सीखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को सीख चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना कब उत्पन्न होता है? जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज समान हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज भी समान हो, केवल और केवल डिफरेंस किसमें हो? डिफरेंस हो डिफरेंट एटम्स के स्पेशल अरेंजमेंट। तो ड्यू टू डिफरेंस इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अगर आपको आइसोमेरिज्म एग्जिबिट हो रही है तो वो क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं यहां पर। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में होता क्या है? देयर इज सिमिलरिटी इन बॉन्ड्स, टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स। तो जो डिफरेंट एटम्स हैं उनके बीच की बॉन्डिंग बिल्कुल समान होती है, बट दे आर डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट। लेकिन वे अपने स्पेशल अरेंजमेंट में क्या होते हैं? डिफरेंट पोजीशंस को एक्वायर करते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स, यहां पर मैं इंक्लूड कर दे रहा हूं, स्टीरियो आइसोमर्स आर सेम in connections between atoms, but there is difference in spatial arrangement of atoms। तो अगर आइसोमर्स ऐसे हैं जिनमें एटम्स के बीच की बॉन्डिंग्स बिल्कुल सेम है, केवल और केवल उनके स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस है और उस स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस के कारण वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं, यानी डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, तो उन्हें हम कह देते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। और ये फिनोमेना तब क्या कहलाता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है। आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म के जो टाइप्स होते हैं वो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक हमारा होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
तो इनका क्लासिफिकेशन हो गया ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ये दो टाइप का आइसोमेरिज्म आपको एग्जिबिट होगा। तो दोनों ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एग्जिबिट करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या डिफरेंस है? ये वे स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो कि नॉन मिरर इमेज होती है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं नॉन मिरर इमेज स्टीरियो मर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, खाली मर्स से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। और ये ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है? मिरर इमेज आइसोमर्स, जो एक दूसरे के क्या होंगे? मिरर इमेजेस होंगे। वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमिना एग्जिबिट करेंगे, जबकि नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के फिनोमिना को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, उनको हम एक और नाम से जानते हैं और इनको हम कहते हैं डायस्टीरियोमर्स। क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर्स। सारे के सारे डायस्टीरियोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे या जरूरी नहीं है, क्योंकि डायस्टीरियोमर्स एक बहुत बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इसका एक छोटा सा पार्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इनको डायस्टीरियोमर्स भी कहा जाता है। और इनको हम एक और नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स। सिस ट्रांस आइसोमर्स। और अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किन किन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको देखने को मिलेगी? तो इसके लिए हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब हम चेक करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, तो हम अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन देखेंगे। और आपको ये पता है कि सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में कितने लिगेंड हैं, उसको बताने वाला जो नंबर है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को चेक करेंगे किसके द्वारा? कोऑर्डिनेशन नंबर के द्वारा। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 2। फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ लिगेंड 2 होगा, और जो अरेंजमेंट होता है, दो बॉन्ड बनेंगे, और दो बॉन्ड जब बनते हैं, AB2 टाइप का कंपाउंड आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, तो इसका जो शेप होता है वो क्या होता है? लीनियर होता है। मान लिया ये मेटल एटम के सराउंडिंग में दो डिफरेंट टाइप के आपके पास क्या है? लिगेंड है। एक L1 है, एक L2 है। अब जरा देखिए इनका जो स्पेशल अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अगर आप इनकी पोजीशन को चेंज कर देंगे, L2 को यहां ले आएंगे, L1 को यहां ले आएंगे, तो भी इनके बीच का बॉन्ड एंगल बदलने वाला नहीं है। तो इनका स्पेशल अरेंजमेंट बदलेगा नहीं। उसको आप अगर पलट करके रख देंगे तो वो यही हो जाएगा। तो यहां पर दोनों पोजीशंस क्या हैं? आइडेंटिकल है। तो इसलिए यहां पर कोई भी GI पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां पर लिख देता हूं बोथ पोजीशंस आर आइडेंटिकल हैंस GI इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए GI इसमें पॉसिबल नहीं होगी। अब बात करते हैं फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के केस में देखिए सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में 3 लिगेंड को अरेंज होना है, तो वो एक दूसरे से फार अपार्ट होने की कोशिश करेंगे, और उस केस में वो एक दूसरे से 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर अपने को अरेंज कर लेंगे इस तरीके से। ये भी आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, L1 L2 L3। तो ये ट्रायंगल प्लेनर शेप आपका बन जाएगा। और ये ट्रायंगल प्लेनर में क्या होता है? ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं ये होते हैं 120 डिग्री। ये देखिए, अब अगर आप एक को फिक्स करते हुए दो को फ्लिप कर दें, दो की पोजीशन को चेंज कर दें, L2 को यहाँ ले आए, L3 के यहाँ ले आए, तब भी L1 का L2 के साथ बनने वाला बॉन्ड एंगल 120 रहेगा, L3 के साथ बनने वाला बॉन्ड एंगल
120 का आएगा, और L2 और L3 के बीच का बॉन्ड एंगल भी 120 डिग्री ही रहेगा। यानी कि आप पोजीशन को चेंज करके कोई डिफरेंट कंपाउंड्स प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर कोई कंडीशन आ गई, बोथ की जगह यहां पर आ जाएगी ऑल थ्री पोजीशंस आर आइडेंटिकल, तो यहां पर भी जीआई पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ऑल थ्री पोजीशंस आर आइडेंटिकल, hence GI is not possible। अब हम बात करेंगे फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में आपको दो तरीके की ज्योमेट्री देखने को मिलती है कॉम्प्लेक्सेस में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। एक है आपकी टेट्राहेड्रल और दूसरी है आपकी स्क्वायर प्लेनर। तो हम दोनों ही केसेस में देखेंगे, टेट्राहेड्रल और या स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए तो आपके केवल लीनियर अरेंजमेंट हो सकता था, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में आपका केवल ट्रायंगुलर प्लेनर अरेंजमेंट हो सकता था। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे दो प्रकार के अरेंजमेंट पॉसिबल है, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। अब दोनों ही केसेस में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना एग्जिबिट करते हैं या नहीं करते। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से आप फेमिलियर हैं। टेट्राहेड्रल के केस में होता क्या है, ये सपोज कीजिए आपका सेंट्रल मेटल एटम है, तो इसके सराउंडिंग में कुछ इस तरीके से लिगेंड अपने को अरेंज किए हुए रहते हैं। ये लिगेंड्स हैं, ये 1 2 3 4 मैंने नंबरिंग कर दी, ये डिफरेंट लिगेंड अगर हम ले लें तो डिफरेंट मान के चलो। अब टेट्राहेड्रल की खूबसूरती क्या होती है, इनका जो स्पेशल अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रल स्पेशल अरेंजमेंट में, तो ये जो लिगेंड्स हैं, ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं, वो ऑल बॉन्ड एंगल्स आर सेम आइडेंटिकल है। और ये बॉन्ड एंगल क्या है 109.8 मिनट। दैट मींस ये इस तरीके से अरेंज है कि ये बॉन्ड एंगल भी आपका 109 डिग्री 28 मिनट का है, ये वाला बॉन्ड एंगल भी आपका 109 डिग्री 28 मिनट का है, ये बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट का है, और ये बॉन्ड एंगल भी आपका 109 डिग्री 28 मिनट का है। अगर आप इनकी पोजीशंस को चेंज करते हैं, फ्लिप करते हैं, तो भी क्या रहेगा, ये बॉन्ड एंगल रिटेन रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट का रहेगा। इसको जरा सा यहां पर मैं आपको डिपिक्ट करके दिखा देता हूं। ये सपोज कीजिए आप इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये देख लीजिए, ये हमारे पास समझ लीजिए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। क्या ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है और इनमें बॉन्ड एंगल क्या है, सेम है। अब अगर मैं किन्हीं दो की पोजीशन को चेंज कर दूं, इसकी पोजीशन को यहां ले आऊं, इसकी पोजीशन को यहां ले आऊं, तो भी देखिए बॉन्ड एंगल रिटेन रहेगा, बॉन्ड एंगल में कोई अंतर नहीं आने वाला है इस तरीके से। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में है, अगर मैं उसको फिर से फ्लिप कर दूं, ये घुमा दूं, तो फिर वही स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन हो जाएगा घुमाने पर। तो यहां पर भी ऑल 4 पोजीशंस आर आइडेंटिकल, तो यहां पर भी आपका जीआई पॉसिबल नहीं होगा। वही चीज यहां पर मैं मेंशन करके लिख दे रहा हूं, all 4 positions are identical, ये भी आइडेंटिकल है, hence GI is not possible। इसलिए इस केस में भी आपका GI पॉसिबल नहीं है। अब तक हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 3 और 4 के लिए जब लीनियर शेप हो, लीनियर ज्योमेट्री हो, या ट्रायंगुलर प्लेनर हो, या फिर टेट्राहेड्रल हो, तीनों ही केसेस में आपको कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपको किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री पता है, वो लीनियर है, या ट्रायंगुलर प्लेनर है, या टेट्राहेड्रल है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि यहाँ पर जीआई पॉसिबल नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर क्या होगा, 0 होगा। अब बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर की। स्क्वायर प्लेनर शेप क्या होता है, जरा उसको देखें। स्क्वायर प्लेनर केस में ये देखिए, यहां पर क्या 4 की 4 पोजीशंस आइडेंटिकल हैं, पहले इसको देखते हैं। अगर ये 4 की 4 पोजीशंस आइडेंटिकल हैं,
तो यहाँ पर भी GI पॉसिबल नहीं होगी। अब जरा देखिए, ये L1 मान लिया, L2 मान लिया, L3 मान लिया, L4 मान लिया। आइडेंटिकल कब होगी? जबकि एक दूसरे के साथ बनने वाले बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है, लेकिन L1 और L3 के बीच का बॉन्ड एंगल क्या है? 180 डिग्री का है। तो स्क्वायर प्लेनर के केस में बॉन्ड एंगल आपका क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। तो अगर मैं L2 और L3 की पोजीशन को चेंज कर दूं, इन दोनों की पोजीशंस को मैं चेंज कर दूं, तो मेरे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ इस तरीके का। ये मेरा हो जाएगा L1, ये मेरा हो जाएगा L3, ये हो जाएगा L2, ये हो जाएगा L4। अब जरा देखिए, क्या ये दोनों सेम टाइप के कंपाउंड्स हैं? बिल्कुल नहीं, ये दोनों क्या है? डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स। क्योंकि यहाँ पर L1 और L3 के बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, जबकि यहाँ L1 और L3 के बीच का बॉन्ड एंगल क्या है? 180 डिग्री है। तो इसका मतलब इनका स्पेशियल अरेंजमेंट क्या हो गया? चेंज हो गया। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपकी पॉसिबल है, लेकिन ये भी नहीं है कि स्क्वायर प्लेनर हर कंडीशन में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करके देगा। कुछ केसेस होंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के जिनमें वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के फिनोमिना को एग्जिबिट करेगा और कुछ में नहीं करेगा। तो आइए आप जानते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स या स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किन कंडीशंस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमिना एग्जिबिट करेगा, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाएगा, और किन दशाओं में यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट नहीं करेगा।